हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं सौरभ, आपका साइंस का एजुकेटर, और आज हम अपने थर्ड क्लास करेंगे। इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स के एमसीक्यू की सीरीज है ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जो हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेस्ट है ना, बेस्ट 200 क्वेश्चंस जो हम अपने डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के। तो उसके ये आगे का पोर्शन है। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये आपका 81st क्वेश्चन है। कौन सा है ये? फर्स्ट नहीं, ये 81st क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन के 2 सेट में कंप्लीट करा चुका हूं, तो उन वीडियोस का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और साथ ही मैं उन्हें एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो उन वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं। एंड मैंने एक चीज देखी कि कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप केमिस्ट्री जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया है आपने, उसको कंप्लीट करा दें। तो मैं उसे जरूर कंप्लीट कराऊंगा। और अभी क्या है कि सर का स्लॉट फ्री नहीं है, इसलिए सर अभी आपकी जीएस की क्लास ले रहे हैं, और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं केमिस्ट्री सबकी कंप्लीट कराऊंगा। एंड जिस तरह ये हम फिजिक्स के बेस्ट एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं सेलेक्ट करके एमसीक्यूज आपके लिए निकाल रहा हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के मैं केमिस्ट्री के भी लाऊंगा। एंड देन मैं बायोलॉजी का भी कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह के आपको बेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, है ना, सेशन लूं आपके, इसी तरह 40 50 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये थर्ड लेक्चर है हमारा 200 एमसीक्यूज का। ठीक है, ये आज से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, 81st क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? 81st क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एंड इसमें मैं डिस्कस किस टॉपिक पे करूंगा वो बता दूं कि मैं एसएचएम एंड वेव्स डिस्कस करूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स डिस्कस करूंगा, मैं तरंगों के बारे में देखेंगे, एंड सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, एंड ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ऑप्टिक्स से, एंड प्रकाशिका जिसे कहते हैं, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग किससे? साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, है ना, ध्वनि के बारे में देखेंगे, साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर। तो बेसिकली ये 3 से 4 चैप्टर हैं जिनसे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यूज इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और ये टॉपिक्स भी ऐसे हैं कि हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। तो चलिए ज्यादा अभी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हाफ्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या होगी, उसके जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, उसके दोलन की अवधि क्या होगी। मतलब कि एक कोई पेंडुलम था और उसकी अभी लंबाई को क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या उसके दोलन की अवधि कितनी होगी। तो एक मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, यहाँ पे इसको नोट करिएगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√L/G। ठीक है, L क्या है यहाँ पे? L है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, उस लोलक की लंबाई है, एंड G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे L था, पहले जो पेंडुलम था उसकी लंबाई L मान ली, और दूसरा जो अभी क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इसकी लंबाई 2 गुनी हो गई, 2L हो गई। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये G तो हम सबको पता है ये कभी नहीं बदलता, ये पृथ्वी के लिए, हमारे अर्थ के लिए ये कभी नहीं बदलेगा। L में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अप्लाई करिए, और 2π भी, ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी क्या है? कांस्टेंट भी है, 2π भी नहीं बदलेगा। तो यहां से क्या पता चला कि जो टाइम पीरियड था वो किसके प्रोपोर्शनल है? √L के। किसके प्रोपोर्शनल है? √L के, उस लेंथ पेंडुलम के लंबाई के। ठीक है, अभी पहले L था, अभी 2L हो गया, मतलब कि अभी कितना हो गया? L से 2L अगर मैं करूं तो ये हो गया √2L। कितना हो गया अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया? √2L हो गया। यहां से अगर आप निकालें तो √2 और √L क्या हो गया? √2 और √L, मतलब √2 टाइम्स क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ √2। क्या होगा? उसका जो लोलक की क्या होगी, दोलन की जो अवधि होगी वो क्या हो जाएगी? √2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? पहला है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे कहते हैं, एंड थर्ड है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन,
वायुमंडलीय अपवर्तन, एंड फोर्थ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, सॉरी ये परावर्तन है, वायुमंडलीय परावर्तन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, एक ही चीज लिखी है अपवर्तन ही। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होगा इसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है इसके पीछे एक छोटा सा बहुत सिंपल सा कारण है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हमें तारा टिमटिमाता हुआ क्यों दिखता है। तो आप सबको पता है कि हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से क्या है, अलग अलग लेयर हैं, जिसको आप कहते हो स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, है ना, डिफरेंट क्या कहें इसे कि लेयर्स हैं यहाँ पे। जैसे कि एक ओजोन की ही लेयर हो गई, ओजोन की जो परत है, इसी तरह जो आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है, लेयर्स हैं पृथ्वी के बाहर। अच्छा, सभी जो लेयर्स हैं इन सब का जो मतलब डेंसिटी है, जो सबका घनत्व है, वो क्या है, वो अलग अलग है, सबकी डेंसिटी, उनका घनत्व तो अलग अलग है। तो जब दूर किसी तारे से क्या आती हैं, लाइट की किरणें आती हैं, तो आपको ये मैंने बताया है कि जब क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट आती है, जब कोई लाइट विरल से सघन में आती है, या सघन से मान लीजिए विरल में भी जा रही है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। विरल से सघन में किधर होगी, ये नॉर्मल है, तो वो किधर लाइट बेंट होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर सघन से विरल की तरफ जा रही है तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, ठीक है। तो यही कारण है डिफरेंट लेयर्स का क्या है, डेंसिटी अलग है, घनत्व तो अलग है। इस कारण से जो लाइट होगी, जो प्रकाश की किरण होगी, जो तारे से आ रही है, तो वो क्या होगी, वो रिफ्रैक्शन करेगी, क्या करेगी, वो अपवर्तन होगा उस लाइट का, और इसी कारण से वो क्या होगी, कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए ये हमारे पृथ्वी पर हमारी आंख तक पहुंचेगी। यही कारण है कि हमें जो तारा है वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। ओके, चलिए अगला है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कि एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज अ, पानी में एक हवा का बुलबुला किस रूप में व्यवहार करता है। पानी में एक हवा का बुलबुला, मतलब कि अगर ये एक पानी भरा हुआ है इसमें, और इसमें एक ये हवा का बुलबुला है, ठीक है, ये पानी के अंदर हवा का बुलबुला है। तो देखिए बात समझिएगा कि ये क्या है, ये लेस डेंसर मीडियम है, ये क्या है, विरल माध्यम है, लेस डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, पानी सघन माध्यम है ना, हाई डेंसिटी है इसकी। ये कैसा है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी किरण, जो प्रकाश की किरण है वो कहां होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। कब, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहां से अगर लाइट जा रही है ना, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा अगर मैं टेढ़ा बनाऊं, ये एक नॉर्मल लाइन खींचूं और मैं कहूं कि ये लाइट इस तरह से जा रही है, तो ये लाइट किधर होगी, इस तरह से जाएगी कुछ, है ना, नॉर्मल से दूर की तरफ, नॉर्मल से, ये हमारी नॉर्मल लाइन थी, उससे दूर की तरफ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट फैल रही है, लाइट क्या हो रही है, फैल रही है। और इसका काम कौन करता है, इसका काम करता है कनकेव लेंस। ये काम कौन करता है, कनकेव लेंस। लाइट को क्या करता है, फैलाता है। लाइट को क्या करता है, जो अवतल लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है, वो क्या करता है, जब उस पर कोई लाइट आती है तो लाइट क्या होती है, लाइट इस तरह से लाइट फैलती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यहां पे लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, या किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस, दूसरा है कनकेव लेंस, तीसरा ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, एंड फोर्थ है बाइफोकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और द्विफोकसीय लेंस, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है वो होती क्या है। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि ये जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख का सामने वाला भाग है, ये हमारी आंख का सामने वाला भाग है। यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाले पोर्शन को आइरिस कहते हैं। और इसके बाहर ये जो लाइन है, ये क्या है, ये है कॉर्निया। ये क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और ये क्या होता है, एकदम गोलाकार होता है, एकदम स्फेरिकल होता है, सर्कल शेप में होता है, एक वृत्ताकार में होता है, एकदम गोला होता है। लेकिन क्या होता है, किसी कारणवश ये जब
हो जाता है कि ये पूरी तरह सर्कल नहीं हो पाता। क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से गोलाकार नहीं हो पाता, सर्कल नहीं हो पाता, वृत्त की तरह नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप अगर कोई सीधी भी चीज देखो, फॉर एग्जांपल एक रॉड को भी देखोगे तो वो हो सकता है थोड़ा सा आपको मुड़ी हुई दिखाई दे, हल्की सी ब्लर्ड दिखाई दे, धुंधली दिखाई दे। इसी बीमारी को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म और इसको ठीक किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस की हेल्प से। किससे ठीक किया जाता है, ये सिलेंड्रिकल लेंस की हेल्प से ठीक किया जाता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन एक्चुअल डेप्थ इज। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। पहला है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, दूसरा है लाइट स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन, और तीसरा है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, एंड फोर्थ है इंटरफेरेंस। क्या है, फोर्थ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। तो यहां पे आंसर क्या होगा, आंसर यहां पे भी रिफ्रैक्शन ही होगा। क्या होगा, यहां पे भी आंसर रिफ्रैक्शन ही होगा। अब इसके पीछे का थोड़ा सा कारण जानते हैं कि स्विमिंग पूल जितना गहरा नहीं, क्या होता है कि स्विमिंग पूल की जितनी गहराई होती है उससे वो कम गहराई पे दिखाई देता है। द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन एक्चुअल डेप्थ। तो क्या होता है, ये समझिए स्विमिंग पूल है, ठीक है, और ये नीचे उसका तल है, नीचे तल है। ये मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, नॉर्मल बना दिया। यहां से आप समझिए कि यहां से लाइट आई, अभी इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब बात समझिएगा कि ये पानी भरा है मतलब ये डेंसर मीडियम है, पानी भरा है मतलब ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। और ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है या विरल माध्यम है, ठीक है, रेयरर मीडियम है या विरल माध्यम है, ठीक है। इस पॉइंट से समझिए कि मैंने एक प्रकाश की किरण गई, प्रकाश की किरण एक गई इस तरह से, ये प्रकाश की किरण गई, यहां पे आप नॉर्मल एक अपना ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। प्रकाश की किरण गई, मैंने बताया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के कंडीशन में मैंने बताया कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो जो प्रकाश की किरण है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। कहां होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। कब, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएंगे। उस कंडीशन में अभी देखिए ये बेंट हो गई। अच्छा, इसी वाली प्रकाश की किरण को अगर मैं धीरे 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 यहां पे पीछे लाऊं, क्या करूं, यहां पे धीरे 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 इसको पीछे लाऊं तो ये कहां पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। यही कारण है कि क्या होता है, यही कारण है कि जो हमारा स्विमिंग पूल का तल है वो हमें क्या एक्चुअल डेप्थ से, जैसे इतना गहरा था, लेकिन दिख कहां पे रहा है, इस पोजीशन पे दिख रहा है। इतनी जो हाइट है वो छुप गई, वो किसके कारण छुप गई, वो रिफ्रैक्शन के कारण छुप गई, ठीक है। इसको अगर आप इसी लाइन को अगर आप पीछे खींच लो, इसी लाइन को अगर आप ऐसे पीछे खींचो तो ये कहां पे इमेज बनाएगा, यहां पे एक इमेज बनेगी किसकी, ये जो हमारा स्विमिंग पूल का नीचे का हिस्सा है, जो हमारे स्विमिंग पूल का तल है उसकी इमेज यहां पे बनेगी। तो आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार स्विमिंग पूल गहरा बहुत कम है, कम गहरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन कि अमीरेज अकर बिकॉज ऑफ। मरीचिका का कारण क्या है, जिसको और क्या कहते हैं, मृग तृष्णा भी कहते हैं, मरीचिका भी कहते हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है सबसे सिंपल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय लेयर्स ऑफ एयर। वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबको ये चीज याद है, ठीक है, कि जो मरीचिका बनती है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनती है। तो ये देखिए एक शेख आदमी है, एक शेख है, वो कहां खड़ा है, रेगिस्तान में खड़ा है, और उसके सामने ये एक क्या है, मान लीजिए पेड़ पौधा है, यहाँ पे पानी है। तो क्या होता है कि जो नीचे की गर्म हवा होती है, ये जो नीचे होती है, जो सतह में जहां ये जमीन पे खड़ा है, यहाँ की हवा काफी गर्म होती है, काफी गर्म हवा होती है, और ऊपर की जो हवा होती है, जो ऊपर की हवा होती है वो कूल होती है ना, ठंडी होती है। एंड ठंडी हवा जो होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कूल एयर की ज्यादा होती है, और जो गर्म हवा होती है, जो वार्म एयर होती है, उसकी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर कोई प्रकाश की किरण इस पे गिरती है तो वो क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जब कोई प्रकाश की किरण उस पे गिरती है, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वहां पे, तो वो क्या होती है, वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो यही कारण है कि ये डेंसर मीडियम था, ये नीचे का क्या है, वार्म है, ये रेयरर मीडियम है, गर्म हवा रेयरर
मीडियम है। अच्छा, ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? ये प्रकाश की किरण आ रही है डेंसर मीडियम से। ठीक है, प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम से आ रही है और रेयरर में गई, लेकिन अभी क्या हुआ कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल बना रही है वो प्रकाश की किरण, और यही कारण है कि ये वापस किस तरह हो जाएगी, ये वापस उसी तरफ लौट जाएगी, किरण इस तरह से वापस लौट आएगी। और उसको जब आप पीछे करेंगे, जब वो लौटी, जो किरण इस तरह की इधर मुड़ गई, जो किरण इस तरह से इधर मुड़ गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया वहां पे, तो उस किरण की जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे, उस किरण का जब आप पीछे रिफ्लेक्शन लेंगे, तो आपको इस तरह से एक उल्टी इमेज बनेगी। यही कारण है कि हमें क्या दिखा करता है? मरीचिका दिखती है, मृग तृष्णा दिखा करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित हैं? ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स किस पे डिपेंड करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स भी इसी तरह के होते हैं, नैनो ट्यूब्स होती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की, है ना, एक दूसरे के अंदर, है ना, इस तरह से 2 नैनो ट्यूब्स होती हैं, इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, और ये किस पे डिपेंड है? ये जैसे सिग्नल्स वगैरह ट्रांसफर करने को, या डाटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने को, है ना, और इंटरनेट वगैरह जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं, उनमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कौन सा फेनोमेना होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सी परिघटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यहां से सिग्नल छोड़ा जाता है, ये अगर सिग्नल छोड़ा तो ये क्या करता रहता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ता है सिग्नल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु में कौन सा फेनोमेना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि क्या है या हाइपरमेट्रोपिया क्या है? कि जो दूर की वस्तु है वो हमें एकदम साफ दिखाई दे, और जो पास की वस्तु है वो हमें धुंधली दिखाई दे। दूर की वस्तु जो हो साफ दिखाई दे और पास की वस्तु हमें धुंधली दिखाई दे, इसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया या दीर्घ दृष्टि। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा रेटिना है, रेटिना के पीछे इमेज बनती है। कहां बनती है? दीर्घ दृष्टि में रेटिना के पीछे इमेज बनती है। ये हमारा रेटिना मान लें, तो रेटिना के पीछे इमेज बनती है। तो क्या ऐसा लेंस यूज करेंगे, क्या ऐसे लेंस यूज करेंगे कि यहां से आने वाली, जो यहां से आने वाली किरण है, जो यहां से आने वाली प्रकाश की किरण है, वो बराबर जाकर के कहां बने? बराबर जाकर के रेटिना पे बने, यहां पे ना बने, यहां पे ना बने, बराबर जाकर के कहां पे बने? बराबर जाकर रेटिना पे बने। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे यहाँ पे? कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये क्या करता है? प्रकाश की किरण को इस तरह से कन्वर्ज करता है, अंदर की तरफ उसको झुकाता है प्रकाश की किरण को। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, कन्वेक्स लेंस जो होता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए होता है। अच्छा, इसी तरह इसका उल्टा मायोपिया होता है, जिसे क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। उसमें क्या होता है कि हम पास की चीज को तो अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन दूर की चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। और उस कंडीशन में ये होता है कि जो इमेज बनती है वो हमारे जो रेटिना है उसके सामने बनती है। ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का यूज करते हैं, कि जो उस पे पड़ने वाला प्रकाश है वो थोड़ा सा क्या हो जाए? फैल जाए, थोड़ा सा इस तरह से प्रकाश फैल जाए, और फिर जाकर के बराबर वो कहां पे? अपना रेटिना पे इमेज बनाए। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है कि स्टेशनरी वेव्स इज फॉर्म्ड बाई, अप्रभावी तरंग किससे बनती है? अनुदैर्घ्य तरंग की अध्यारोपी अनुप्रस्थ तरंग, या ट्रांसवर्स वेव सुपर इम्पोजिंग और लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकेंड ऑप्शन है 2 वेव्स ऑफ द सेम स्पीड सुपर इम्पोजिंग। ठीक है, एंड 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कि 2 वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। दो एक बराबर आवृत्त वाली तरंगें जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जब एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे अप्रभावी तरंग या स्टेशनरी वेव बनती है। क्या होता है इन दोनों के बीच में? फेज डिफरेंस अगर छोटा सा बताऊं, जो नहीं जानते कि फेज डिफरेंस क्या होता है, जरूरी भी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि क्या होता है, कि ये दोनों जो वेव होती हैं, तरंगे होती हैं, इनके बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है।
तो समझिए 180 डिग्री कैसे, कि अगर इस वक्त इस वेव का ये इस तरह से ये वेव है, तो जो इधर से आ रही होगी वेव वो कुछ इस तरह से होगी, एंड जब ये नीचे जाएगी तब वो ऊपर जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि जब दोनों मिलते हैं तो कुछ इस तरह से क्या हो जाती है, वो तरंग बन जाती है, कुछ इस तरह से वो तरंग बन जाती है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन कि a wavelength of 0.3 meter is produced in air and it travels at a speed of 300 meter per second, then it will be an 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, यह किस प्रकार की तरंग होगी। पहला ऑप्शन है ऑडिबल वेव, श्रव्य तरंग, दूसरा है इंफ्रासोनिक वेव, अश्राविकी तरंग, तीसरा है अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग, या माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, एक सिंपल सा रिलेशन आपको बताऊं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका एक रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ वेव के साथ। वेलोसिटी ऑफ वेव के साथ वो क्या होता है, v इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, एंड ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ये क्या है, उस तरंग की क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है। अभी यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, वेलोसिटी क्या दी है, 300 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे आपको 0.3 मीटर वेवलेंथ दी हुई है। तो 0.3 मीटर वेवलेंथ क्यों, क्योंकि यहां से आप निकाल सकते हो वी वाई लैम्डा, ये आपके फ्रीक्वेंसी का आवृत्त का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 1000 हर्ट्ज। कितना हो गया वो, 1000 हर्ट्ज हो गया, या 1 किलो हर्ट्ज बोल लीजिए। ठीक है, एंड 1 किलो हर्ट्ज कहां पे होता है, 1 किलो हर्ट्ज क्या है, ये ऑडिबल रेंज है। 1 किलो हर्ट्ज क्या है, ऑडिबल रेंज है। सबको पता है कि कहां से, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है या श्रव्य तरंग होती है। क्या होती है, उसको ऑडिबल रेंज कहते हैं या श्रव्य मतलब ये वेव भी कह लीजिए। ऑडिबल वेव मतलब जिस वेव को आप सुन सकते हैं, जो वेव आपके कान सुन सकते हैं, उनकी जो आवृत्ति की जो मतलब एक तरह से डोमेन है, जो एक तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, वो कहां से है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, और इसी के बीच में 1 किलो हर्ट्ज आ रहा है, मतलब क्या होगी, वो ऑडिबल वेव होगी। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन कि साउंड इज हियर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन रेनी डेज बिकॉज, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देता है। पहला ऑप्शन है कि साउंड ट्रेवल्स स्लोली इन मॉइस्ट एयर, ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक धीमी गति से यात्रा करती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। एंड थर्ड है मॉइस्ट एयर डज नॉट एब्जॉर्ब साउंड्स, आर्द्र वायु ध्वनि का अवशोषण नहीं करती है। एंड मॉइस्ट एयर एब्सॉर्ब साउंड्स, आर्द्र वायु ध्वनि का अवशोषण कर लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर। अच्छा, मैंने अपने जब साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज जो लेक्चर है, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स के लेक्चर्स जरूर देखें। तो जो साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज लेक्चर में मैंने बताया था, साउंड या स्पीड ऑफ साउंड है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड है ना, ध्वनि की जो गति है, जो ध्वनि की चाल है, उसकी गति है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, है ना। वो किसके होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, किसके, घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर का जो घनत्व है, जो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर है, वो कम होती है किससे, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर से। जो ड्राई एयर का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, ड्राई एयर का घनत्व ज्यादा होता है किससे, मॉइस्ट एयर, आर्द्र वायु के घनत्व से। आर्द्र वायु के घनत्व से जो ड्राई एयर, जो शुष्क हवा होती है, उसका क्या होता है, उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो इस कारण से क्या होता है, अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, घनत्व के। मतलब अगर घनत्व ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, और अगर घनत्व कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। अच्छा, आर्द्र वायु में क्या बोला, घनत्व कम होता है। घनत्व कम होता है किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, जो हमारी शुष्क हवा होती है उसके तुलना में। अच्छा, जब डेंसिटी उसका घनत्व कम है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, मतलब
स्पीड ऑफ साउंड वहां पे ज्यादा होगा। यही कारण है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, यही कारण है कि ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। इसीलिए हमें जो बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी सुनाई दे जाती है, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी सुनाई दे जाती है। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इन विच अ पर्सन कैन सी हिज फुल इमेज। समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण छवि देख सकता है। पहला है इक्वल टू द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। सेकंड ऑप्शन है 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/3 होना चाहिए उस दर्पण की लंबाई। या थर्ड ऑप्शन है 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, उस व्यक्ति के ऊंचाई का 1/4 कितना दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए उसको अपनी पूरी छवि देखने के लिए, अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन क्या है कि हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा शीशे की लंबाई होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो यही फोर्थ ऑप्शन होगा कि हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। यही फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा कि जैसे मैं हूं ये, ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूं, यहाँ पे 6 फीट का मैं एक व्यक्ति हूं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपना सर से लेकर के पैर तक का पूरी जो अपनी परछाई है, जो अपनी मेरी पूरी परछाई है, तो उसको देख पाऊं, उसके लिए मुझे कितने फीट का शीशा चाहिए होगा, मुझे 3 फीट का क्या चाहिए होगा, शीशे की आवश्यकता होगी, दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर कि इफ 2 प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन देम इज। यदि एक दूसरे के सामने दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है, दो समतल दर्पण मैं बना लेता हूं, 2 प्लेन मिरर, और इनके बीच में बोला गया है 30 डिग्री पे ये दोनों झुके गए हैं। ठीक है, 30 डिग्री पे ये दोनों झुके हुए हैं। तो पूछ रहा है कि तो उनके बीच पड़ी हुई वस्तु द्वारा, कोई ये वस्तु है उनके बीच में, उनके बीच पड़ी हुई वस्तु द्वारा बनाई गई छवियों की संख्या क्या है, बनाई गई छवियों की संख्या क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पूछा है। कितना पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस का कि 360/θ है ना। जब मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया था, मैं एक बार और कहूंगा, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो मैंने बहुत अच्छे से लगभग 20 से 22 लेक्चर्स में फिजिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट की है। तो आप प्लेलिस्ट सर्च जरूर करें, और मैं तो कहूंगा कि सभी बच्चे देखें, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पूरे लेक्चर्स देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और लगभग 20 से 22 लेक्चर में मैंने पूरी फिजिक्स कंप्लीट की है आपकी। ठीक है, तो उसे जरूर देखेंगे आप। एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी टोटल बनेगी, 360/θ। यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा रखेंगे 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब हमारा n की वैल्यू इवन आए तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनती हैं, मतलब कि आंसर 11 होगा। लेकिन अगर यही वैल्यू ऑड कब आती, अगर मैं थीटा 120 डिग्री लेता तो n की वैल्यू 3 आती, तो उस कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो 3 ही बनती। लेकिन जब n की वैल्यू क्या हो, इवन आए, n की वैल्यू क्या है, इवन आए, 12 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनेंगे, और उसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, ये कारण क्या होता है कि दो इमेजेस एक ही जगह पे बनती हैं। इस मिरर और इस मिरर, ये दर्पण और इस दर्पण के द्वारा बनाई गई 2 इमेजेस एक ही जगह पे बनती हैं, इसीलिए हमें उसे एक ही काउंट करना है, उसे हम 2 नहीं गिनते हैं। यही कारण है कि एक इमेज हमें घटाना पड़ता है, और टोटल कितनी बनेगी, अगर इवन नंबर आता है तो 11 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे खुद से बना करके ये आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा हूं कि इस तरह से एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा। ओके, चलिए 15th क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ इक्वल डेंसिटी, देन जब एक लेंस को समान घनत्व के माध्यम में रखा जाता है तो क्या होता है कि फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट एंड पावर बिकम्स 0, फोकल लेंथ बिकम्स 0 एंड पावर बिकम्स इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव। एंड थर्ड ऑप्शन है फोकल लेंथ एंड पावर बोथ बिकम्स 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है फोकल लेंथ एंड पावर बोथ बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा कि फोकल लंबाई अनंत हो जाती है, और उसकी जो पावर है, उसकी शक्ति क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
तो क्या होता है कि जब किसी तरह का लेंस होता है, जो लेंस है अगर उसे हम ऐसे माध्यम में रखें कि उस माध्यम का जो घनत्व है और ये जो लेंस था इसका घनत्व दोनों का बराबर हो जाए घनत्व, तो उस कंडीशन में एक ग्लास स्लैब की तरह वो लेंस काम करता है। किसकी तरह? ग्लास स्लैब, मतलब एकदम कांच के टुकड़े की तरह, कि कांच का एक ग्लास स्लैब ले लें, जो हमारी खिड़कियों में ग्लास लगते हैं एकदम प्लेन ग्लास, उस तरह से काम करता है एक ग्लास स्लैब की तरह, ठीक है। और तो ग्लास स्लैब की तरह में क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होता है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और सबको पता है कि पावर कितना होता है? पावर 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है तो पावर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन कि फोकल लंबाई अनंत हो जाती है और शक्ति 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव्स का। किनका? इसको याद रखेंगे, सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स का यूज हम किस में करते हैं? कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रेडियो वेव्स क्यों नहीं करते हैं? रेडियो वेव्स क्यों नहीं करते हैं? बेसिकली क्या है कि जो आयनोस्फीयर है, जो आयन मंडल है, जो आयनोस्फीयर है, जो आयन मंडल है, तो वो क्या करता है? रेडियो वेव्स को वापस धरती पे भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो माइक्रोवेव्स हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, वो क्या करती हैं? वो आयन मंडल को क्रॉस करके जो ऊपर सैटेलाइट है, जो कृत्रिम उपग्रह है, उससे जा करके क्या करती हैं? संचार कर पाती हैं, कम्युनिकेशन वहां से हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या यूज होता है? माइक्रोवेव्स यूज होता है और रेडियो वेव्स नहीं यूज होता है, ठीक है। रेडियो वेव का यूज कहां होता है? वो भी इसी सेट में है, आगे एक क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17th नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स, सूर्य और वर्षा की बूंदें हमारे ठीक सामने होती हैं। सेकेंड है कि द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स, सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। थर्ड ऑप्शन है इन लाइट रेनफॉल वी फेस सन, जब वर्षा की हल्की फुहारें होती हैं हम सूर्य के सामने होते हैं। एंड फोर्थ है कि द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द सन इज एट लोअर पोजीशन इन द स्काई। सिंपल सा इसका आंसर है कि द सन रिमेन्स बिहाइंड अस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स। क्या होता है? जो प्रकाश की बूंदें हैं, जो पानी की बूंदें हैं वो हमारे सामने होती हैं, पानी की बूंदें हमारे सामने होती हैं, और जो सूरज है, सूरज की किरणें पीछे होती हैं। यही कारण है कि हमें क्या दिखता है, यही कारण है कि हमें रेनबो दिखता है, यही कारण है कि इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th देखते हैं कि व्हाट अपैरेटस इज यूज्ड टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, डूबी हुई वस्तु का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक बड़ी सी जहाज है, समुद्र पे चल रही है, सुंदर सी एकदम जहाज यहाँ पे बनी है। वो कहाँ चल रही है? समुद्र पे। और यहाँ पे ये नीचे जैसे सी बेड्स हैं या कुछ डूबी हुई यहाँ पे चीजें हैं, उनका कैसे पता लगाया जाता है? किस डिवाइस के थ्रू पता लगाया जाता है? ठीक है, किस उपकरण के जरिए? तो इसको याद रखेंगे, सोनार। क्या होता है? सोनार। कभी सभी लोगों को लगभग पता होगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि इसका यूज किया जाता है सोनार। ठीक है, इसमें ट्रांसमीटर और ट्रांसड्यूसर होता है, एक सिग्नल को छोड़ता है और किसके मदद से? इको इसको याद सबको पता होगा, मैंने इसको पढ़ाया भी है, इको। ठीक है, साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज में। तो इको यहाँ पे होता है और इको के थ्रू हम क्या पता लगा पाते हैं कि कोई वस्तु डूबी हुई है, या जो भी हमें डिफरेंट चीजें पता लगानी होती हैं कि यहाँ पे खनिज है, पेट्रोलियम है, क्या कैसा, तो ये सारी चीजें हम सोनार की हेल्प से पता लगाते हैं, है ना। स्पेशली डूबी हुई वस्तुओं का हम पता लगा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं कि डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सबसे सिंपल है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल यूनिट किसके लिए यूज होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए यूज होती है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ। सुदूर संवेदी युक्ति में एक
अंतर्निर्मित स्रोत होता है। रिमोट सेंसिंग जो डिवाइस होती हैं, रिमोट सेंसिंग डिवाइस होती हैं, उनमें क्या होता है, एक इनबिल्ट सोर्स, तो उनमें इनबिल्ट सोर्स क्या होता है, अवरक्त किरण का, इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेज का एक क्या होता है, उसमें इनबिल्ट सोर्स होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं कि ये जब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देखे होंगे कि रिमोट सेंसिंग डिवाइस की आप रोड पे अगर बहुत तेज गाड़ी दौड़ाते हैं, बहुत तेज गाड़ी दौड़ाते हैं, तो कहीं कहीं कुछ ऐसे मतलब वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो ये नाप लेते हैं कि ये गाड़ी 120 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार में थी या 100 की रफ्तार में थी। तो वो कैसे होता है, वो रिमोट सेंसिंग डिवाइस की मदद से ही पता लगा पाते हैं, रिमोट सेंसिंग डिवाइस की हेल्प से ही पता लगा पाते हैं। वो कैसे पता लगाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह है ना, कितना तेज वो मूव कर रही है, तो उस सबसे वो रिमोट क्या कर, वो रिमोट सेंसिंग डिवाइस क्या करती है, डिटेक्ट करती है कि ये कितना तेज चल रही है, इसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये क्या इसमें यूज होता है, इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ये इनबिल्ट सोर्स ऑफ या अंतर्निर्मित स्रोत, इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21 क्वेश्चन कि कूलिज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस, जो कूलिज नलिका होती है उसका प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कूलिज ट्यूब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, क्या है इसका आंसर, एक्स रेज। इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा याद करने वाली चीज है ये कूलिज ट्यूब। ठीक है, कूलिज नलिका को याद रखेंगे कि ये एक्स किरणों को, एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जैसे कि ये ट्यूब होती है, ट्यूब में मैंने ये कई बार बताया है कि इधर कैथोड एंड इधर एनोड होता है, और यहां से क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, निगेटिवली चार्ज होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेटें होती हैं एनोड की। ठीक है, एनोड होता है, एंड इधर क्या होता है, इसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और यहां पे जब आकर के इलेक्ट्रॉन इस मेटल से भिड़ते हैं, यहां पे आकर के इलेक्ट्रॉन इस मेटल से जब भिड़ते हैं तो क्या होता है, यहां से एक्स रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, एक्स किरणें निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं। तो कूलिज ट्यूब का यूज क्या करने के लिए किया जाता है, एक्स किरणों को निकालने के लिए, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलिज ट्यूब का हम यूज करते हैं। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं अगला कि विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव टू द अर्थ सरफेस। मैंने ये क्वेश्चन में अभी पहले डिस्कस किया था कि हम सैटेलाइट से के थ्रू, हम कृत्रिम उपग्रह के थ्रू अगर कम्युनिकेशन करना चाहें, संचार करना चाहें, तो किस तरह की वेव हम यूज कर रहे थे वहां पे, हम वहां पे यूज कर रहे थे माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव यूज कर रहे थे, रेडियो वेव नहीं यूज कर रहे थे। ठीक है, उन्हीं सबसे रिलेटेड अभी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, और मैंने क्या बताया था कि आयनोस्फीयर, जो आयन मंडल होता है, जो आयन मंडल है, वहां से क्या हो जाती थी, जो रेडियो वेव है उसको परावर्तित हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी वहां से, इसीलिए वो सैटेलाइट तक नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स बैक द रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस। उसका आंसर क्या होगा, आयन मंडल या आयनोस्फीयर होगा। उसका आंसर क्या होगा, आयन मंडल या आयनोस्फीयर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 कि द फिनोमिना ऑफ लाइट एसोसिएटेड विथ द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। जो आकाश में आपको नीला रंग दिखता है, जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, वो किसके कारण होता है, तो वो बेसिकली किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए विबग्योर होते हैं, विबग्योर ये सबको पता है कि ये सफेद लाइट में, सफेद जो हमारी लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, वो कितने रंग से मिलके बनी होती है, 7 रंगों से। किससे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ग्रीन, YOR है ना, विबग्योर, सॉरी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से। ठीक है, ठीक है, रेड का क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ के बढ़ने का ऑर्डर है, वेवलेंथ के बढ़ने का ऑर्डर है। ठीक है, तो जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना कम प्रकीर्णन करेगा, उतना कम उसका स्कैटरिंग होगा। ठीक है, और जैसे 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 अभी नीचे की तरफ क्या होगा, जो वेवलेंथ है वो घट रही है, जो उसकी तरंग दैर्घ्य है वो घटती जा रही है, तो वो जो नीचे के कलर होंगे, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन होंगे, सॉरी ग्रीन नहीं,
जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये लास्ट के जो 3 कलर हैं, इनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो काफी कम है, काफी कम है। इसी कारण से क्या होता है, ये जो ब्लू कलर है ये क्या हो जाता है, स्कैटर होता है। जो अब हमारे प्रकाश जब हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है तो ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, मैंने पहले बताया कि बहुत सारी परतें हैं, वहां क्या होता है, उसी को हम क्या होता है, वहां पे स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, और हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारा आसमान है, जो हमारा आकाश है, वो किस कलर में है, वो ब्लू कलर में हमें दिखाई पड़ा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन। उससे पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे अगर कुछ रह गया हो तो ये बता दूं कि जैसे ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, उसी के अपोजिट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। उसी के अपोजिट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में क्या होगा, इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। एंड स्कैटरिंग ये फेनोमेना है कि ब्लू कलर क्यों दिखता है, और ये तीनों कलर लगभग एक जैसे मिल के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, बहुत अंतर नहीं होता, लगभग इनका एक मिश्रण टाइप से समझ लीजिए कि हमारे आकाश का कलर होता है, हमारे जो इसे कहेंगे कि स्काई का जो हमारा ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो लगभग इनका मिक्सचर ही होता है, वही स्काई ब्लू कलर की दिखा करती है। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन देखेंगे कि दीज वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता। दीज वेव्स कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। तो अब याद रखिए, या फिर आप लोग को याद होगा, जिन जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा कि मैंने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, या अनुदैर्घ्य तरंग जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स या अनुदैर्घ्य तरंग, वो तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। उन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है एक जगह स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग या साउंड वेव क्या है, एक तरह की अनुदैर्घ्य तरंग है, एक तरह की ट्रांसवर्स वेव्स है, एक तरह की ट्रांसफर वेव है, जिसको की माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये वैक्यूम में नहीं हो पाएगी, क्या ट्रेवल ये वैक्यूम में नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग हो जाएगा, साउंड वेव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 25th क्वेश्चन कि अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ कंसर्न्ड मीडिया पेयर सफर्स। संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। सिंपल सी बात है, वही चीज बोल रहा है। बात यहाँ पे कर रहा है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वही बोल रहा है कि अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। मतलब डेंसर से ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, सघन से विरल माध्यम की तरफ जब कोई लाइट रे ट्रेवल करती है एट एन एंगल इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे, ये जो थीटा है वो ज्यादा किससे है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखेंगे 26 कि जो डायोप्टर है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है। ये लगभग सभी को पता होगा, बहुत हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर हमारी पावर ऑफ लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 कि विच ऑफ दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित करी जा सकती हैं। किन तरंगों को पोलराइज्ड किया जा सकता है। साउंड वेव इन एयर, वायु में ध्वनि तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंग, एंड ट्रांसवर्स वेव, एक ऑन अ स्ट्रिंग, ट्रांसफर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, एंड लाइट वेव, प्रकाश तरंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लाइट वेव, प्रकाश तरंगे इसका आंसर होगा कि जिनको आप पोलराइज कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट लूं, अनपोलराइज्ड लाइट अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, हर डायरेक्शन में क्या होती है, हर डायरेक्शन में बिखरी हुई होती है। और इसका पोलराइजेशन, अगर यहाँ पे कोई पोलराइड लगा दूं, यहाँ पे मैं कोई पोलराइड लगा दूं, तो यहां से निकलने वाली सिर्फ इस तरह की लाइट हमें मिलेगी, है ना। इस तरह से क्या होगा कि जब लाइट आएगी तो सिर्फ ये वाला डायरेक्शन, जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो लाइट वेव्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वो लाइट वेव्स को हम पोलराइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन कि रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, जो इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण से बनता है। तो पहला है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, अपवर्तन और परिक्षेपण। दूसरा है स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, प्रकीर्णन और अपवर्तन। तीसरा है डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, विवर्तन और अपवर्तन। एंड फोर्थ है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और परावर्तन। तो ये किससे बनता है, जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, वो किससे बनता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से बनता है। किससे बनता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से बनता है। एक और यहाँ पे फेनोमेना होता है, जो फेनोमेना होता है डिस्पर्शन। एक और यहाँ पे फेनोमेना होता है डिस्पर्शन। तो तीन चीज याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन याद रखेंगे। ठीक है, डिस्पर्सन का आप हिंदी देख लोगे, डिस्पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं। थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है, मेरे को इंग्लिश के टर्म्स सारे याद रहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सर आपने हिंदी में किसी चीज को कुछ गलत बोल दिया है तो उस चीज को आप प्लीज सुधार लेंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश से तो गलत नहीं बोलूंगा, इंग्लिश से मैं गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही उन्हें हमेशा पढ़ा है। तो हो सकता है कभी जब उनकी हिंदी बोलूं तो वो मेरे से गलत निकल जाए, तो उसको आपको थोड़ा सा संभालना है। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे अगर आपको कभी लगे कि सर ने गलत बोल दिया है हिंदी में। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन देखेंगे कि द वेव यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी आर, सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, एंड इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे, या अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे। द वेव्स यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी सभी को पता है सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी का खोज भी किया गया था बहुत सारी डिसीजों को पता लगाने के लिए, है ना, उन डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए, हमारे हार्ट, लीवर, इन सबसे पेट, इन सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए और उनको ठीक करने के लिए सोनोग्राफी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो मदर है ना, उनके वॉम्ब में जो बच्चा होता है उससे ये पता लग पाता है कि वो मेल है फीमेल है। इसका बहुत ज्यादा गलत उपयोग भी किया गया है ना कई सारे स्टेट्स में अपने इंडिया के। तो इसमें कौन सी वेव, कौन सी तरंग इस्तेमाल होती है, इसमें जो तरंग इस्तेमाल होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है, पराश्रव्य तरंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर कि द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव्स इज 25:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी का रेशियो। ठीक है, और रेशियो किसका पूछा है, एम्पलीट्यूड का। तो आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होता है, A1/A2, ये एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी I1 अपॉन इंटेंसिटी I2 का अंडर रूट। ठीक है, या इसी को इसी तरह लिख लें कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ही इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना दिया है 25/9, तो यहाँ पे आप 25/9 रख दो, तो यहाँ पे बनेगा क्या 5/3। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड का A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 5:3, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये किसी को नहीं पता होगा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पहले तो मैं बता दूं, आंसर होगा 17.2 मीटर। कैसे होगा ये ध्यान रखिए कि इको क्या होता है कि जब आप एक जगह से बोलते हैं और यहां से क्या हो कि ये यहां ध्वनि जाए एंड फिर इसके बाद वापस आप तक लौट के आए। मतलब अगर इन दोनों के बीच में यहां से ये कोई यहाँ पे ऐसी चीज है, रिफ्लेक्टर है, कि जो क्या कर रहा है, उस ध्वनि को परावर्तित कर रहा है। तो क्या है, ये आपके और इसके बीच की दूरी d है, मतलब कि वो ध्वनि गई और आई, मतलब उसने कितनी दूरी तय की, 2d डिस्टेंस तय की। ठीक है, चलिए अच्छा, एक और चीज है कि जो साउंड का वेलोसिटी है वो 343 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 343 मीटर पर सेकंड होती है साउंड की स्पीड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d हो गई। अच्छा, अभी यहाँ पे 2d टोटल डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम के। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम के। ठीक है,
अच्छा अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कर लीजिए वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन 2। वेलोसिटी है 343, ठीक है। और इको के लिए मिनिमम साउंड कितना चाहिए, इको होने के लिए एक ये भी क्वेश्चन है कि इको होने के लिए मिनिमम 0.1 सेकंड की चाहिए होता है, ठीक है। 0.1 सेकंड का समय का गैप, 0.1 सेकंड के समय का गैप जरूरी होता है किसके लिए, इको होने के लिए, वहां पे प्रतिध्वनि होने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो हम टाइम की जगह न्यूनतम टाइम रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें न्यूनतम दूरी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम दूरी के लिए 0.1 रखे एंड 2 से इसको डिवाइड कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करिए तो 34.3 बनेगा, और ये 2 17.15 के करीब आपका आएगा। कितना आएगा, 17.15। तो यहां से क्या होगा, 17.2 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया कि 17.2 मीटर आता कैसे है, लेकिन आप इसको याद भी रख सकते हैं। दोनों चीजें याद रखनी होती है कि इको होने के लिए, प्रतिध्वनि होने के लिए न्यूनतम समय कितना चाहिए 0.1 सेकंड, एंड न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए उस वस्तु से जो वो वस्तु ध्वनि को क्या करती है, परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती है। तो उसकी दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि डॉल्फिन्स कैन प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू। डॉल्फिन कितने आवृत्ति तक की ध्वनि को उत्पन्न तथा भांप सकती हैं। डॉल्फिन जो होती हैं वो कितने आवृत्ति तक की ध्वनि को उत्पन्न तथा भांप सकती हैं, कितने आवृत्ति तक की, 10⁵ हर्ट्ज तक, 10⁵ हर्ट्ज तक। साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज में मैंने ये चीज भी पढ़ाई थी, ये चीज भी मैंने आपको डॉल्फिन और डॉग का एग्जांपल देकर के साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज जाकर के वीडियोस को देखें और आपको वहां से बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इन 200 बेस्ट एमसीक्यूज में से जितना आपको नहीं सिखा पाऊंगा, शायद अगर आप उन वीडियोस को देख लें तो आप 2000 एमसीक्यूज तक इजिली कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया था डॉल्फिन कितना प्रोड्यूस कर सकती हैं 10⁵ हर्ट्ज तक, लेकिन मैन कहां तक सिर्फ सुन सकता है 20,000 किलो हर्ट्ज तक, सॉरी 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है, या 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। लेकिन डॉल्फिन बहुत ज्यादा सुन और प्रोड्यूस कर सकती हैं, 10⁵ हर्ट्ज तक ये प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेविंग मिरर। हजामत का शीशा कौन सा होता है, जो सेविंग मिरर आप यूज करते हो अपने घर में, या जो भी बार्बर यूज करता है तो वो कौन सा यूज करता है, कनकेव अवतल दर्पण या कनकेव मिरर यूज करता है। क्यों, क्योंकि अच्छा इसकी भी एक कंडीशन है, कनकेव मिरर ये मैंने बना दिया, अवतल दर्पण, तो उसके कंडीशन ये है कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही इमेज होगी, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज होगी, तब वो इमेज क्या होगी हमें, तब वो इमेज हमें बड़ी दिखाई देगी। क्या होगी वो इमेज हमें काफी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। ये कंडीशन है कि जो यहाँ पे बनने वाली इमेज है, यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं इसको सही से बनाता हूं, कि जो इमेज आपकी बनती है, इमेज लगभग किस तरह से बनेगी, इमेज आपकी एक हल्की बड़ी इमेज बनेगी कि ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो इससे एक रे तो पैरेलल जाएगी, जो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। एंड दूसरी क्या होगी, रे कुछ इस तरह से जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, और यहाँ पे क्या होगा, बड़ा सा यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, ठीक है। तो यही कंडीशन है कि आपको साफ है ना, रियल एंड इन्वर्टेड एक इमेज बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब रियल मतलब कि सच बोल दूं, है ना, वो रियल इमेज होगी, एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो यही कारण है कि हम किसका यूज करते हैं, कनकेव या अवतल लेंस का, कि जो बार्बर है उसे बड़ी इमेज दिख पाए, तो वो हल्का क्या हो कि आप जैसे सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको आपकी बड़ी इमेज दिख रही है, तो आप इजिली सेव कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको इमेज वो साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34th क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। प्लेन मिरर समतल दर्पण, कनकेव मिरर अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, या पैराबोलिक मिरर परवलयी दर्पण, ठीक है। तो किस तरह का यूज होता है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, पैराबोलिक मिरर यूज होता है। किस तरह का यूज होता है, पैराबोलिक मिरर। बेसिकली ये पैराबोलिक कनकेव मिरर होता है, सुनिएगा, पैराबोलिक
कनकेव मिरर होता है। पूरा अगर कहें तो परवलीय अवतल दर्पण होता है, परवलीय अवतल दर्पण। लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन हो कि जिसमें कनकेव मिरर और पैराबोलिक मिरर दोनों दिया हो, तो उस कंडीशन में आप पैराबोलिक मिरर लगाएंगे। उस कंडीशन में आप आंसर किसको लगाएंगे? आप उस कंडीशन में पैराबोलिक मिरर को ही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, पैराबोलिक मिरर किसमें यूज होता है? जो गाड़ी की लाइट होती है, जो आगे की हेडलाइट होती है उसमें। ठीक है, अगर कभी पैराबोलिक मिरर ना दिया हो और कनकेव मिरर दिया हो, क्या दिया हो? कनकेव मिरर दिया हो, तो वो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कनकेव मिरर होगा कि पैराबोलिक मिरर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो पैराबोलिक मारेंगे, अगर पैराबोलिक दिया ही नहीं है तब कनकेव आप लगाएंगे टिक। ओके, चलिए नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन कि वेव्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आर, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। ठीक है, अब अच्छा यहां पे देखिएगा कि उस बार मैंने बताया था सैटेलाइट से बताया था आपको, और बोला था क्या कौन सा वेव यूज होगी? माइक्रोवेव यूज हो रही थी वहां पे, माइक्रोवेव, लेकिन रेडियो वेव नहीं यूज हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो आयन मंडल से परावर्तित हो जा रही थी, रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा कि लंबी दूरी के लिए बेतार संचार, मतलब अपनी पृथ्वी पे ही, अपनी धरती पर ही संचार करने के लिए हम किस तरह की वेव का यूज करते हैं? किस तरह की वेव का यूज करते हैं अपनी अर्थ पे संचार करने के लिए? हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे किसी भी सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं है कि यहां से पहले हम सैटेलाइट भेजें वायरलेस कम्युनिकेशन में, यहां से पहले सैटेलाइट जाए फिर वो आपके पास आए। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए लंबी दूरी के बेतार संचार में हम किसका यूज करते हैं? रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। और माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगों का हम कहां यूज करते हैं? हम जब सैटेलाइट के थ्रू क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तब हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। ओके, चलिए 36 क्वेश्चन देखेंगे कि टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलैम्प्स ऑफ कार्स, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो ये भी लगभग अभी जस्ट पिछला दो क्वेश्चन पीछे सेम क्वेश्चन ही था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे बदली हुई है। एंड यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है? पैराबोलिक कनकेव। क्या लिखा है? पैराबोलिक कनकेव या परवलिक अवतल लेंस। ठीक है, परवलीय अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मिरर। ठीक है, पैराबोलिक कनकेव मिरर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो यही चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि या तो पैराबोलिक कनकेव दिया होगा या सिर्फ कनकेव दिया होगा, या अगर पैराबोलिक अलग कनकेव अलग दिया है तब आपको पैराबोलिक में टिक लगाना है। ठीक है, इसको दिमाग में अपने कंफ्यूजन नहीं बनाइएगा किसी तरह का, इसको एकदम समझ लीजिए। ठीक है, चलिए 37th क्वेश्चन देखते हैं। 37th क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? याद करने वाली चीज है, सिंपल सा बता देता हूं कितना होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। बेसिकली थोड़ा सा अगर इसको और कंसाइज वे में याद रखना है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से ये कहां तक होता है? लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो ये और करेक्ट, अगर आप एकदम जहां से शुरू होता है जहां पे खत्म होता है तो थोड़ा और करेक्ट वे में ये होता है, लेकिन उसी से मिलता जुलता यही है, 100 एंगस्ट्रॉम का ही अंतर है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, 4000 से 8000 के बीच में भी याद रख लोगे कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है इनके बीच में, तो भी आप इसे कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसे आप अपनी आंख से देख सकते हो, तो एग्जाम में विजिबल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड तो क्वेश्चन वो आपसे कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 38th क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग कुकर को गर्म करता है? ठीक है, तो सनलाइट का कौन सा पार्ट गर्म करता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस। कौन सी? अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या करती हैं? जो सोलर कुकर है उसको गर्म करती हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे ये किस तरह की होती हैं? हीट रेडिएशंस होती हैं, ये उष्मीय विकिरण होती हैं, हीट रेडिएशंस होती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं? ये हीट रेडिएशंस होती हैं, उष्मीय विकिरण जिसे कहते हैं होती हैं। इसी कारण से क्या करती हैं? ये जो सोलर कुकर है उसे गर्म करती हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे, कौन सी? इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस या अवरक्त विकिरण। चलिए 39th क्वेश्चन देखेंगे अभी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
का इन्वेंशन किसने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इसको याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये कहां पे है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, BHU में है, जहां से मेरा ग्रेजुएशन है। मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग को पढ़ाई जा रही थी, नैनो साइंस, तब हम लोगों ने इस पे सर को एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा गया था। हमने देखा था सर को, हम लोग को तो कभी मौका नहीं मिला इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि खराब ना कर दें हम लोग, लेकिन सर लोगों ने हम लोग को दिखाया था। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसी की यहाँ पे फोटो है। और इसकी खोज किसने की थी, नॉल एंड रस्का ने। किसने की थी, नॉल एंड रस्का ने इसकी खोज की थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था। ठीक है। एंड 40th क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, अनुदैर्घ्य तरंगे किसमें से नहीं गुजरती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ठीक है, ये किससे नहीं गुजरती हैं, वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो वैक्यूम से नहीं जा पाती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको मीडियम की आवश्यकता होती है। और ये सॉलिड, ठोस भी एक तरह का माध्यम है, लिक्विड भी एक तरह का माध्यम है, और गैस भी एक तरह का मीडियम ही है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो किससे ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, तो इसको याद रखेंगे वैक्यूम से। एंड जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो वैक्यूम से ट्रेवल कर पाती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे लगभग आपके इस क्लास के 40 क्वेश्चंस। तो लगभग हमारी 3 क्लासेस आ चुकी हैं। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 40 + 40 + 40 कितने, 120 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे, 120 आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। 80 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो 2 क्लासेस और आएंगी 40 क्वेश्चंस की। देन आपके बेस्ट 200 फिजिक्स के MCQs खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करते रहिए। जिन भी टॉपिक से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो टॉपिक आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में चेक करके वो पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।